Hello students, welcome to the class. My name is Priya Soni and हम अपना anatomy का सेशन 5 स्टार्ट करने वाले हैं। राइट, लास्ट में हमने पढ़ लिया था कि ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट्स आपको डाउट होगा कि थर्ड वाले लेक्चर में हम ऑर्गन सिस्टम पढ़ रहे थे, उसके बाद हम सेल पे कैसे आ गए। बेसिकली ये सब चीजें आपके सिलेबस में बाद में है। मैंने एक बार सिलेबस क्रॉस चेक किया, तो पहले सेल के बारे में पढ़ना जरूरी है, इस वजह से हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनल्स हम पढ़ चुके हैं, मेम्ब्रेन रह गई है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको डाउट ना हो इसलिए मैंने आपको एक बार बता दिया है। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हमारे पास क्या होती है, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है जिसके दो लेयर होते हैं। वो क्या होती है? फॉस्फेट बाई लेयर। हाइड्रोफिलिक हेड होता है, हाइड्रोफोबिक जो होती है वो टेल होती है। ठीक है, ऐसे करके लेयर होती है। इनके अंदर ऐसे करके कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं और फ्री प्रोटीन्स भी होती हैं। ठीक है, देन हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है ये ट्रांसपोर्ट का भी वर्क करती है। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अक्रॉस मटेरियल का ट्रांसफर करना इज अ वर्क ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखो क्यों जरूरत है। अब सेल ने कोई प्रोडक्ट बनाया, सेल ने कोई प्रोटीन बनाया, उसको सेल के बाहर भेजने की जरूरत है। तो वो कैसे जाएगा? वो ऐसे ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएगा। कोई वेस्ट मटेरियल है या कोई वाइटमिन कुछ भी फूड है, कोई गैस है, वो सेल के अंदर जानी है, तो वो कैसे जाएंगी? वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही जाएगी। तो इस वजह से सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? सेल मेम्ब्रेन वर्क करती है एज अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इक्विलिब्रियम बनाने के लिए सेल में क्या होगा? आप एक चीज, एक एग्जांपल देखते हैं। अब ये सेल है, ये इसका आउटर मीडियम है ना। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कम है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल के लिए टॉक्सिक है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना और इक्वल अमाउंट का होना जरूरी है। ऐसी स्टेट जिसमें दोनों चीजें इक्वल होती हैं उसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो सेल की इक्विलिब्रियम बनाने के लिए भी ये ट्रांसपोर्ट जो है थ्रू सेल मेम्ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। Then cell substance must move into a cell to support metabolic reaction. जो ये सेल के सब्सटेंस है ना, ये मूव करना जरूरी है टू द सेल, जिससे मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं वो चलती रहे सेल में। Then other substance which provided by the cell for export or as a cellular waste product must move outside the cell। अभी जैसे मैंने बताया, कोई कुछ कुछ वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है ना, उस वेस्ट को सेल के बाहर निकालना है, तो क्या होगा? ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसफर होगा। समझ में आया? तो इसके लिए भी सेल ट्रांसपोर्ट, सेल का जो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन है वो बहुत जरूरी होती है। देन हमने पढ़ा था कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो थ्री टाइप का होता है। पहला होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी रिक्वायर होती है। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। सॉरी, नॉट पैसिव में, एक्टिव में इसमें नो एनर्जी रिक्वायर्ड, नो एनर्जी रिक्वायर्ड। कैसे होता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग होता है। देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, मतलब मेहनत लगती है, एनर्जी लगती है, एटीपी लगती है। देन बल्क ट्रांसपोर्ट है ना, इसको हम पढ़ेंगे, मतलब बल्क में जो चीजें हैं वो अंदर बाहर आ रही हैं। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में पहला है सिंपल डिफ्यूजन। क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन, डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और हम कह सकते हैं इसको अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसको समझते हैं क्या मतलब है। अब आपने एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा, दो टब हैं, है ना, दो टब हैं।
ये एक पाइप से कनेक्टेड है। ठीक है, एक दो टब को हमने पाइप से कनेक्ट कर दिया। एक टब में जो वाटर है वो ऊपर तक है और एक में जो वाटर है वो कम है। तो जब आप बीच में एक स्टॉपर है ना, स्टॉपर लगा रखा है, जैसे ही आप स्टॉपर को हटाएंगे पानी मूव करेगा ज्यादा से कम की तरफ। ठीक है, इसको कहते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये एक किसी भी चीज का स्वतः ही नेचर होता है कि अपनी वो ज्यादा कंसंट्रेट से ज्यादा अमाउंट से कम अमाउंट की तरफ जाती है। और कब तक जाती है, तब तक ये दोनों इक्वल नहीं हो जाते, मानो ये दोनों इतने इतने इक्वल हो गए। तो ऐसी स्टेट जिसमें दोनों चीजें इक्वल हो जाती है इसको ही हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ऐसा ही है, सिंपल डिफ्यूजन में कोई चीज ज्यादा है तो वो कम की तरफ मूव करेगी। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं अक्रॉस या अलोंग द कंसंट्रेशन, अपने कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट के अलोंग। ठीक है, इसमें कोई भी एनर्जी नहीं लगती क्योंकि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग हो रहा है, उसके साथ में हो रहा है। ठीक है, देन किस किस चीजों का ट्रांसफर जो होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसेस का, आयंस का, लिपिड मॉलिक्यूल्स का, इन तीनों चीजों का जो कंसर्न जो मूवमेंट है वो कैसे होता है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। किसके क्या मतलब है, डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विच रिक्वायर कैरियर प्रोटीन। अब क्या हो रहा है कि डिफ्यूजन तो ऐसे हो रहा है कि कम से, ये जैसे यहाँ पे बहुत सारे ये वाले मॉलिक्यूल हैं और यहाँ पे नहीं है, तो ऐसे ही मूव करेंगे, है ना। ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही मूव करेंगे, बट इसके लिए ना एक कैरियर प्रोटीन चाहिए, क्योंकि इतने बड़े मॉलिक्यूल हैं कि ये ऐसे ट्रांसफर नहीं हो पा रहे हैं, है ना। एनर्जी इसमें भी नहीं लगती, लेकिन ये ऐसे ट्रांसफर नहीं होगी कि इनको एक गेट की जरूरत है जिसमें से ये जा पाए। ठीक है, तो वो जो गेट होते हैं वो होते हैं कैरियर या कैरियर प्रोटीन। ठीक है, कैरियर प्रोटीन, इसमें भी एनर्जी नहीं लगती, ये सिंपल डिफ्यूजन से फास्ट होते हैं। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन से फास्ट होते हैं। और जैसे फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, ये क्या है, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन के मॉलिक्यूल है। इतने बड़े जो है वो ऐसे डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं हो सकते, उनके लिए एक गेट चाहिए, एक चैनल चाहिए जिससे वो पास हो जाएं। तो ये किससे पास होते हैं, कैरियर प्रोटीन से पास होते हैं। इसमें भी कोई एनर्जी नहीं लग रही है, इसलिए ये पैसिव डिफ्यूजन की कैटेगरी में है। इतना समझ में आया, क्लियर हुआ। देन हम पढ़ते हैं यूनिपोर्ट और एंटीपोर्ट। बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फैसिलिटेड डिफ्यूजन दो टाइप का होता है, यूनिपोर्ट और सिम्पोर्ट। यूनिपोर्ट का मतलब है ट्रांसपोर्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन डायरेक्शन। एक ही तरीके के मॉलिक्यूल हैं, जैसे मानो ये एक ही तरीके के मॉलिक्यूल हैं, है ना, और वो ट्रांसफर हो रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, जैसे इधर जा रहे हैं केवल, ऐसा नहीं है कि इधर से भी कुछ आ रहा हो, नो, केवल एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसे हम कहते हैं यूनिपोर्ट। यूनि का मतलब आपको पता है ना, यूनि का वैसे मतलब वन होता है, तो याद रखना यूनिपोर्ट जो होते हैं वो वन डायरेक्शन में मूव करता है। जैसे एब्जॉर्प्शन होता है फ्रक्टोज का, वो कैसे होता है, वो वन डायरेक्शन में होता है। देन एंटीपोर्ट, एंटीपोर्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में जब हमारे मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, एंटीपोर्ट। मतलब आप देखोगे कि कायदे से क्या होना चाहिए था बच्चों, कि यहाँ पे मॉलिक्यूल ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ऐसे ट्रांसफर होगा दोनों डायरेक्शन में, उसको हम कहते हैं एंटीपोर्ट। देखो ऐसे होता है, अब एक पोटेशियम सोडियम पंप होता है ना। तो ऐसा होता है जितने मॉलिक्यूल इधर पोटेशियम के आए उसके चार्ज के अकॉर्डिंग दूसरी साइड पे भी उतने मॉलिक्यूल गए, है ना। तो अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, जैसे क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। राइट, हम ऑस्मोसिस पढ़ते हैं। ऑस्मोसिस एक ऐसा टाइप का डिफ्यूजन है जिसमें वाटर का मूवमेंट होता है। ठीक है, अब देखो, एक आप एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा कि एक आप पोटैटो को पील करो, एक आलू लो, उसको पील करो, उसके अंदर ऐसे करके गड्ढा बनाओ और नीचे उसको फ्लैट कर दो। एक आप उसको पानी में रखो, पानी यहाँ तक कि अंदर उसके पानी नहीं है, आप सुबह देखोगे कि उसके अंदर पानी का लेवल आपको बढ़ा हुआ मिलेगा।
ये क्यों हो रहा है? जो ये आलू की लेयर है ये कैसे वर्क करती है? एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, जहां वाटर ज्यादा है वो अपने कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। जैसे अभी मैंने ये टब वाला एग्जांपल भी किया था, यहाँ वाटर ज्यादा है, यहाँ अगर यही सेम चीज अगर एक मेम्ब्रेन के थ्रू हो रही है तो इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो लगी होती है, जो कि हर किसी को ट्रांसफर नहीं होने देती, उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो डेफिनेशन जरूर याद करो ऑस्मोसिस की, बहुत ज्यादा जरूरी है। Movement of water molecule occur from an area of lower solute concentration to the area of higher solute concentration। तो क्या हो रहा है? अब देखो, ये लोअर और सॉल्यूट की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, याद रखना। आप कहोगे अरे ये तो कुछ उल्टा सा लग रहा है कि वाटर कहाँ से मूव कर रहा है, लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट तक। लेकिन आप देखो, सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। अब एक चीज देखो कि जैसे आपने शरबत बनाया या आपने शिकंजी बनाई, तो आप क्या करते हो? पानी में चीनी को घोलते हो। तो पानी क्या है? पानी है सॉल्वेंट जिसमें घोला जाता है, और जो घुल रहा है, जो मिक्स हो रहा है, वो होता है सॉल्यूट। इतना समझ में आया? तो सॉल्यूट जो है, क्या आप करते हैं? अब दो केसेस हैं। इस मानो इसमें 5 ग्राम चीनी है 10 ml वाटर में, इसमें 2 ग्राम चीनी है 10 ml वाटर में। सॉल्वेंट सेम है लेकिन सॉल्यूट ज्यादा है, और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हमारा सोल्यूशन के इक्वल होता है ना, समझ में आया? तो अगर इसमें सॉल्यूट कम है तो बेसिक सी बात है कि सॉल्वेंट ज्यादा होगा, और इसमें सॉल्वेंट अगर बेसिकली इसमें सॉल्यूट ज्यादा है ना, तो इसमें क्या होगा? इसमें जो सॉल्वेंट है उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो क्या मतलब है ओस्मोसिस का? जहां पे लो कंसंट्रेशन है किसकी? सॉल्यूट की, वो मूव कर रहा है टू द हाई कंसंट्रेशन। तो इसमें मूव क्या करता है? इसे मूव पानी ही करता है। यहाँ पे जो सॉल्वेंट है उसकी कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली ज्यादा हो गई, इसलिए वो ज्यादा से कम की तरफ मूव करता है। ठीक है, देन हमारे पास क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, डिक्रीज्ड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन हाइपोवोलेमिक कंडीशन। जो भी यूरिन बनता है हमारे में वो सब ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, जितना भी। जैसे किडनी है ना, ये वाटर है, किडनी एक्स्ट्रा वाटर भी जो है वो दोबारा से एब्जॉर्ब करती है। यूरिन में से जो एक्स्ट्रा वाटर होता है जो बॉडी के लिए जरूरी होता है, वो भी एक टाइप का जो है ऑस्मोसिस है। ठीक है, अब ये वाली लाइन छोड़ दो, ये आपके अकॉर्डिंग नहीं, आपको समझ नहीं आएगी। देन टोनोसिटी ऑफ इट्स एक्टिव ऑफ रेड ब्लड सेल। देखो क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग ना तीन टाइप के सॉल्यूशन है। एक होता है हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, एक होता है आइसोटोनिक, एक होता है हाइपरटोनिक। है ना, जहां पे जो सॉल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन, सॉल्यूट सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है, वो होता है हाइपोटोनिक। जहां पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इक्वल होती है। ये हम दो, जैसे ये पटेटो है, पटेटो के अंदर एक पानी है, यहाँ पे हमने एक चीनी का पानी बना दिया। ठीक है, ये बात है। तो इससे कंपेयर कर रहे हैं, इसके कंपैरिजन में अगर ये लो है तो ये कौन सा सोल्यूशन हो गया? हाइपोटोनिक। इसके कंसंट्रेशन में ये वाला कंसंट्रेशन सेम है, दोनों ने 5-5 ग्राम चीनी है, तो वो क्या हो गया? आइसोटोनिक। और अगर ये 10 ग्राम है और दूसरी साइड 5 ग्राम है, तो ये वाला सोल्यूशन क्या हो गया? इस वाले सोल्यूशन के लिए हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो गया। इतना समझ आया होगा? ठीक है, तो वही बात हो रही है, टोनोसिटी बोलते हैं इसको, टॉनिक हाइपोटोनिक। तो आरबीसीज की शेप मेंटेन रखने के लिए भी इस तरीके की ऑस्मोसिस होती है।
अब हम पढ़ते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या था, जिसमें एनर्जी यूज हो रही है, एटीपी यूज, एनर्जी यूज हो रही है। ठीक है, टू टाइप की होती है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पढ़ते हैं क्या कि प्राइमरी एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट इट इज अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब कोई चीज है ना, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे किसी चीज का अमाउंट बहुत ज्यादा है, यहाँ पे कम है, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, हमें यहाँ से यहाँ ले जाना है। जाना तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू यहाँ पे ही है, लेकिन हमें यहाँ जाना है। कोई काम अगर हमें जबरदस्ती करना है तो उसमें एनर्जी तो लगेगी ही। इस वजह से अगेंस्ट होता है, किसके अगेंस्ट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और अगेंस्ट हो रहा है, इसी वजह से इसमें एनर्जी लगती है। ठीक है, डायरेक्टली एनर्जी यूज होती है, कैरियर मीडिएटेड होते हैं। किस एनर्जी किसकी फॉर्म में यूज होती है, एनर्जी एटीपी की फॉर्म में होती है, और या फिर डायरेक्टली यूज हो जाती है। एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप, है ना, कैल्शियम पंप, इन सब चीजों में एनर्जी लगती है। इस वजह से ये क्या है, ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं सोडियम पोटेशियम पंप का, ऑल्सो नोन है सोडियम पंप। इन दिस पंप 3 पोटेशियम आयन मूव्स आउट ऑफ अ सेल। ये है सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे है कितने, 3 जो है वो सोडियम आयन है ना, उधर कितने हैं, 2 पोटेशियम आयन है। पंप कैसे चलता है, ये 3 बाहर जाते हैं और ये 2 अंदर आते हैं। ठीक है, इसमें एनर्जी लगती है, इसलिए ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना। और हर एक मूवमेंट में क्या होता है, एक एटीपी यूज होती है। ठीक है, और ये क्यों किया जाता है कि हमारे जो सेल है उसको, जो पोटेशियम है उसकी सेल के अंदर जरूरत होती है, और Na बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो Na को बाहर निकालने की जरूरत होती है। इस वजह से हमारा ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये वर्क करता है। क्लियर हो गया, समझ में आया। ये किसका टाइप है, प्राइमरी एक्टिव पंप का। देन वी हैव सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या है ये, ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन विच एनर्जी इज यूज्ड इनडायरेक्टली। एनर्जी यूज तो हो रही है, लेकिन एनर्जी इनडायरेक्ट वे में यूज होगी। द ट्रांसपोर्ट ऑफ 2 or 3 मॉलिक्यूल इन अ कपल। क्या मतलब कि जैसे ये सेल है ना, कोई मॉलिक्यूल है, 2 3, ये लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है तीनों एक संग मिलके बाहर जा रहे हैं, है ना। 2 3 मॉलिक्यूल एक ही, ये सोच रहे हैं, इसको पागल बनाते हैं। जैसे ऐसा होता है ना कि कभी आप पे कोई कहीं की एंट्री पास नहीं है, तो आप क्या कोशिश करते हो कि आप भीड़ में घुस जाओ, है ना, भीड़ में चले जाओ उस जगह। तो ऐसा ही है, तो ये भीड़ में जाने की कोशिश करते हैं। 2 और 3 जो मॉलिक्यूल हैं वो कपल होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, और ये जाते हैं सेल के अंदर। This type of transport is coupled with NAK, ATPase and requires ATP। है ना, इसमें एंटीपोड सिम्पोड दोनों होता है, एटीपी भी रिक्वायर होती है। क्या होता है, ये ना सोडियम पोटेशियम पंप के साथ ही हो रहे हैं। जैसे मानो यहाँ पे यार ट्रांसफर हो रहा है, इसके संग कोई मॉलिक्यूल है, तो इसी ट्रांसफर के उसी उसमें ही साथ में ही ये मॉलिक्यूल बाहर चला गया। तो ये क्या है, हमारा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखो क्या हो रहा ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएज है ना। ये क्या करता है, ये इसके अंदर बाहर मॉलिक्यूल्स जाते हैं, पोटेशियम आ रहे हैं अंदर, सोडियम जा रहे हैं बाहर। तो इसी के जैसे ये चालू होता है, ये अपना खोलता है, इससे क्या होता है, ग्लूकोज भी पंप हो जाता है, ग्लूकोज का भी, सोडियम ग्लूकोज का भी मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। समझ गए। देन हम पढ़ते हैं सिंपोर्ट। सिंपोर्ट का क्या मतलब है, को ट्रांसपोर्टर। को ट्रांसपोर्ट, मॉलिक्यूल मूव इन सेम डायरेक्शन। जो जब 2 टाइप के मॉलिक्यूल एक जैसे सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं उसे हम कहते हैं सिम्पोर्ट। 2 टाइप के एग्जाम्पल है सिम्पोर्ट का, सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्ट एंड सोडियम अमीनो एसिड सिम्पोर्ट। है ना, ये डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर का क्या मतलब होता है कि जब ये सिम्पोर्ट हमारी बॉडी में खराब तरीके से चलता है, या चलता नहीं है ढंग से, या इसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्या हमारी बॉडी में हो जाता है, तो एक सिस्टोन्यूरिया एंड हार्टअप डिजीज म्यूटेशन होता है। जब
सोडियम अमीनो एसिड्स इंपोर्ट में इसमें कोई कमी आ जाती है या म्यूटेशंस आ जाती हैं, तो ये वाली बीमारी हो जाती है ना, सिस्टिन्यूरिया एंड हर्टअप डिजीज। देन एंटीपोट। एंटीपोट का मतलब होता है काउंटर ट्रांसपोर्ट। क्या मतलब है काउंटर ट्रांसपोर्ट का? मॉलिक्यूल्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। इसमें क्या था? सिम्पोर्ट में तो दोनों मॉलिक्यूल साथ में जा रहे थे। इसमें क्या है? दोनों मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। ये क्या है? सिम्पोर्ट मूवमेंट है। क्या मतलब है? ये इसका एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर रीनल ट्यूब में जो किडनी में होता है। ये सोडियम सोडियम और हाइड्रोजन ना एक्सचेंज होते हैं ऐसे करके, है ना। वो क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। सोडियम अगर बाहर जाएगा तो हाइड्रोजन अंदर आएगा। समझे? तो ये अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये होगा हमारा एंटीपोट, है ना। कैल्शियम और हाइड्रोजन एक्सचेंजर भी जो मसल्स में होता है जिससे मूवमेंट होता है, वो भी एंटीपोट के थ्रू होता है। क्लियर हुआ? आई थिंक ये क्लियर है ना। अब हम पढ़ लेते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। जब बहुत सारा जो ट्रांसपोर्ट है, मतलब बहुत फूड मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना। और वो कैसे होगा? ऐसे तो हो नहीं जाएगा कि फूड मॉलिक्यूल ऐसे ही मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाए, नहीं। उसके लिए एक वेसिकल फॉर्म होती है, एक ऐसे का ऑर्गेनल फॉर्म होती है जिसके अंदर फूड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। तो ध्यान रखना कि वेसिकल फॉर्म किसमें होती है? वेसिकल्स फॉर्म इन बल्क ट्रांसपोर्ट। जो बल्क ट्रांसपोर्ट सिस्टम है मूवमेंट का, उसमें क्या होती है? उसमें वेसिकल फॉर्म होती है। इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल। एक वेसिकल क्या है? एक ऑर्गेनल है जिसके अंदर हमारा जो फूड या जो जो मेरी चीज है जो ट्रांसफर होता हो रहा है, जिसको ट्रांसफर होना है, मैक्रोमोलिक्यूल है, वो इस मेम्ब्रेन के अंदर बंद हो जाता है और ये किसी भी सेल के अंदर चला जाता है ना। इसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स का जो देखो, ये भी बता देती हूँ आपको। आपको बायोलॉजी में ये वाले वर्ड भी बहुत सुनने को मिलेगा, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल, मैक्रो का मतलब होता है बिग या लार्ज। अगर आपसे कोई बोले ना कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, तो मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो छोटे अमाउंट में जरूरत होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है? जो बड़े अमाउंट में जरूरत होते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स बड़े मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गया? समझ आया? तो जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट हमारा एक्टिव एंड पैसिव के थ्रू होता है। लेकिन जो बल्क ट्रांसपोर्ट है उसमें हम लार्ज मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल का ट्रांसफर करते हैं। क्लियर हो गया? अब हम पढ़ लेते हैं एक्सोसाइटोसिस। दो वर्ड आपको और मिलेंगे, एंडो या एक्सो। एंडो का मतलब होता है अंदर आना, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड। एंडो का मतलब इनसाइड। ठीक है। एक्सोसाइटोसिस क्या है? एक्सपल्सिंग आउट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल। ये सेल है, मानो इसमें ग्लूकोज है या कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई फूड मॉलिक्यूल, इसको बाहर जाना है। ठीक है। अब ग्लूकोज हटाओ, ग्लूकोज तो नॉर्मली भी ट्रांसफर, और बहुत बड़ा कोई मॉलिक्यूल है, फूड मॉलिक्यूल है, इसको बाहर जाना है सेल के। ठीक है। तो क्या होगा? तो ये एक्सोसाइटोसिस यूज होगा। वेसिकल बनेगा, वेसिकल के फॉर्म में बाहर जाएगा। तो पेरी जैसे प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स जो होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी मॉलिक्यूल होती है। अगर उनको बाहर जाना है सेल के, पेरिफेरल कोई प्रोटीन है, तो वो किससे निकलेगी? एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सेल के बाहर जाएगी। सो फेट ऑफ मॉलिक्यूल रिलीज बाय एक्सोसाइटोसिस में भी ऐसे मॉलिक्यूल जिनको बाहर आने की जरूरत होती है, देखो वो एक पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं जिनको आउटर मेम्ब्रेन बनानी है। ऐसी भी होती हैं जो एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन बनाएंगी, मतलब सेल है ना। ये सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, लेकिन सेल के बाहर भी तो कुछ प्रेजेंट होगा ना, दो सेल्स के बीच में भी तो कुछ प्रेजेंट होगा। तो इसको क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब सेल के बाहर की जो मैट्रिक्स है, सेल सेल के बाहर का जो मीडियम है, उस वो बनाने के लिए भी हमें एक्सोसाइटोसिस, उसकी
जो मैट्रिक्स का पार्ट है उसको सेल के बाहर भेजने के लिए भी हमको एक्सोसाइटोसिस की जरूरत पड़ती है। देन रिलीज ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम, वही चीज, बाहर जितना भी सेल के बाहर का मीडियम है उसको रिलीज करने के लिए भी हम लोगों को एक्सोसाइटोसिस की जरूरत पड़ती है। एक्सो का मतलब बाहर, साइटोस का मतलब सेल, है ना। और ये प्रोसेस है सिर्फ, सेल के बाहर कोई भी चीज निकालनी है, बड़ी मॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल, वो किससे जाएगा, एक्सोसाइटोसिस से जाएगा। एंडोसाइटोसिस पढ़ते हैं, एनगल्फिंग अ लार्ज मॉलिक्यूल। अब सेल है, यहाँ से कोई मॉलिक्यूल इसे अंदर चाहिए, कैसे आएगा, तो ऐसे करके इसको एनगल्फ कर लिया जाएगा। एनगल्फ मतलब एक तरीके से इसको पकड़ के खा लिया जाएगा, राइट, पकड़ के ऐसे करके मेम्ब्रेन भरेगी और इसको अंदर ले लेगी। ठीक है, दो टाइप के होते हैं एंडोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस और पिन्नोसाइटोसिस। जब कोई लार्ज सब्सटेंस सेल को लेना होता है, जैसे अब देखो, हम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल पढ़ते हैं इसका। आपने व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ा होगा, तो क्या होता है, ऐसे शेप के व्हाइट ब्लड सेल, ये माइक्रोफेज है फॉर एग्जाम्पल मानो। ठीक है, अब ये आपका कोई बैक्टीरिया घुस गया आपकी बॉडी में, अब इसको इसको पकड़ना है, तो ये क्या करेगा, मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ, ये बैक्टीरिया है ना, मैक्रोफेज है ये, तो मैक्रोफेज इसको डिटेक्ट कर लेगा, है ना, फिर ऐसे करके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा इसके अराउंड, फिर फिंगर, इसको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं सीडोपोडिया, क्या बोलते हैं, सीडोपोडिया। जब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा तो ये इस बैक्टीरिया को ऐसे करके अपनी सेल मेम्ब्रेन के अंदर ले लेगा, और फिर क्या करेगा, इसके ऊपर लाइटिक एंजाइम आएंगे और ये जो बैक्टीरिया है ये क्या हो जाएगा, इसको बिल्कुल पीसेस में तोड़ के खत्म कर देगा। अब इसके जो डेबरीज हैं, इसके जो ये टूटे टूटे पार्ट है, ये भी बाहर निकालने हैं, तो ये भी क्या होगा, एक वैक्यूल में जाएगा, और ऐसे करके धीरे से सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन है उससे बाहर ये वेसिकल चली जाएगी। वेसिकल नहीं जाएगी बेसिकली, ये वेसिकल सेल के संग मर्ज हो जाएगी और ये खुल जाएगा और ये सब बाहर चला जाएगा। समझ में आया, तो ऐसे इसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, जिसमें सीडोपोडिया बनता है। मैक्रोफेजेस जो होते हैं और डब्ल्यूबीसीज जो होते हैं और अमीबा होता है, वो यही प्रोसेस यूज करता है फूड एनगल्फ करने के लिए या किसी बैक्टीरिया को एनगल्फ करने के लिए। एक होता है पिन्नोसाइटोसिस, पिन्नोसाइटोसिस का मतलब फ्लूइड और फ्लूइड कंटेन आर टेकन विद इन द सेल। कोई भी फ्लूइड कंटेंट है, जैसे कोई फ्लूइड कंटेंट चाहिए, है ना, इसको हम ड्रिंकिंग भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें लिक्विड यूज हो रहा है ना, तो कोई भी लिक्विड चीज अगर हमें आउटर एनवायरनमेंट से हमें अंदर की तरफ लेनी हो, तो हम क्या यूज करते हैं, पिन्नोसाइटोसिस यूज करते हैं। अब इसको डायग्राम में देख लेते हैं, ये एंडोसाइटोसिस का डायग्राम है ना, इसको देखते हैं। ठीक है, ये लाइसोसोम है, ठीक है, ये ये वेसिकल बनी, कोई बाहर से चीज आ रही है, वेसिकल बनी, और इसके अंदर क्या है, फ्लूइड है जिसके अंदर सॉल्यूट्स हैं। अब लाइसोसोम को क्या करना है, इसको डिग्रेड करना है, इसको हटाना है, इन फ्लूइड्स को हटाना है, डाइजेस्ट करना है, तो लाइसोसोम्स क्या होंगे, इसके संग मर्ज हो जाएंगे, इसके संग मिल जाएंगे, वेसिकल और लाइसोसोम क्या होंगे, आपस में मर्ज हो जाएंगे, है ना, समझ में आया। देन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से इसके अंदर का जो सामान था, जो भी इसके अंदर फ्लूइड था, वो हमारा जो लाइसोसोम है वो डाइजेस्ट कर देगा। देन डाइजेस्टिव सॉल्यूट वो कहाँ भेज देगा, वो बाहर भेज देगा। ये मतलब होता है एंडोसाइटोसिस का। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ऐसे ही यहाँ पे हम अमीबा का बना के देखते हैं, ये अमीबा है, इसको यहाँ पे कुछ फूड पार्टिकल समझ में आ गया कि अरे ये तो हमें मुझे खाना पड़ेगा, तो ये गई फूड फूड पार्टिकल्स के पास, ऐसे करके दो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाया, इसको हम बोलते हैं फॉल्स फिंगर भी बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सीडोपोडिया और फॉल्स फिंगर, है ना, एक तरीके से उंगली बना ली इसने, है ना, ऐसे करके हाथ बना लिया और अपनी सेल के अंदर फूड पार्टिकल को ले लिया। ठीक है, देन क्या होगा, देन जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे,
अब यहाँ पे फूड पार्टिकल है, यहाँ पे मानो कोई लाइसोसोम है जो डाइजेस्ट करेगा, वो इसके पास क्या, वो सेम ये वाली सेम प्रोसेस होगी, है ना। और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो वेस्ट है, वो वेसिकल में वेस्ट होगा, है ना। फिर ये जो वेसिकल है, ये बाहर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऐसे मर्ज करेगी और जितना भी वेस्ट है उसको आउटसाइड सराउंडिंग में एक्सक्रीट आउट, है ना, बाहर के इस एनवायरनमेंट में छोड़ देगी। इतना क्लियर है, इतना समझ में आया। सीडोपोडिया, पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, ठीक है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस पूरे जो चैप्टर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इसमें क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी, हमने पढ़ी कि ये फ्लूइड मोसैक मॉडल होता है। फिर हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा, केमिकल कंपोजिशन पढ़ा कि इसमें लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। देन हम लोगों ने फॉस्फोलिपिड्स के बारे में पढ़ा कि फॉस्फोलिपिड्स में जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो पोलर हेड होता है, वो फिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक, और जो टेल होती है वो होता है हाइड्रोफोबिक, ठीक है। देन हमने कोलेस्ट्रॉल पढ़ा कि कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा कि इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं और पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं। हमने मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर भी देखा था। देन हमने पढ़ा कि मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का फंक्शन क्या होता है, आयन चैनल्स की तरह वर्क करती हैं, कैरियर प्रोटीन्स की तरह वर्क करती हैं, रिसेप्टर्स की तरह वर्क करती हैं, क्लियर, और मार्कर्स भी की तरह भी। फिर हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म में, ग्लाइको प्रोटीन्स की फॉर्म में। देन हमने पूरा ट्रांसफर पढ़ा। ट्रांसफर जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, पैसिव जिसमें एनर्जी यूज नहीं होती है, उसके दो टाइप होते हैं, सिंपल और फैसिलिटेटेड। सिंपल में अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, फैसिलिटेटेड में जो कैरियर प्रोटीन्स होती हैं उनकी जरूरत होती है। एक्टिव में एनर्जी यूज होती है, ये दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में एनर्जी डायरेक्टली यूज हो रही है और सेकेंडरी में एनर्जी डायरेक्टली यूज नहीं होगी, इनडायरेक्टली एनर्जी यूज होगी। देन बल्क ट्रांसपोर्ट में आता है एक्सोसाइटोसिस, जिससे हम अपनी बॉडी से कोई माइक्रोमोलिक्यूल रिलीज करते हैं। और एंडोसाइटोसिस होता है जब हमें अपने सेल के अंदर वो बड़ा जो मैक्रोमोलिक्यूल है वो सेल के अंदर लेना है, तो हम सीडोपोडिया बनाते हैं, जो सेल सीडोपोडिया बनाती है उसके थ्रू वो एनगल्फ करती है, तो ये है एंडोसाइटोसिस। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, क्लियर है, वो खत्म हो गया है ना। अब हम नेक्स्ट क्लास में हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेल खत्म हो गया, अब हम अपना ऑर्गन सिस्टम्स पे दोबारा आएंगे, हम एक एक करके अपने ऑर्गन सिस्टम्स पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है, क्लियर हुआ। देखो ये हिस्ट्री भी हमने उस दिन पढ़ी थी, उसमें मैं बताना भूल गई आपको, ये हिस्ट्री भी हमने पढ़ी थी कि जो सबसे पहले कॉइन हुई थी, ये जो वर्ड था, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन वर्ड था, ये कॉइन हुआ था 1855 में। यू कैन रीड दिस, ये जरूर इन्फॉर्मेशन याद रखना, अगर हमारे एमसीक्यू का भी पेपर होता है तो ये आपके एग्जाम्स में आते हैं, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन, और फिर इनको आप अपने दिमाग से भी नहीं कर सकते हो, है ना, क्योंकि ये चीज लर्न ही होंगी, है ना, बिना आप ऐसे नहीं कर सकते कि डायरेक्ट आपने सोचा और आपने कर दिया, कि तो इनको लर्न करना जरूरी है। देन हमारे पास नेक्स्ट है कि चार्ल्स ओवरटन ने 1985 में ये बताया कि लिपिड से बना होता है। देन फॉस्फोलिपिड की डिस्कवरी हुई, फिर पता चला कि एक लेयर नहीं दो लेयर होती हैं। देन 1972 में आखिरकार फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया सिंगर और निकोलसन ने। तो स्टूडेंट्स हम लोगों का देखो अभी तक हमने स्कोप ऑफ एनाटॉमी वगैरह सब पढ़ लिया, हमने बेसिक पढ़ लिए, है ना, हमने टर्म्स पढ़ लिए, टर्मिनोलॉजीज पढ़ ली कि क्या क्या एनाटॉमी में यूज होती हैं, है ना। देन हम कंपोनेंट, सेल के कंपोनेंट्स पढ़ लिए और उनके फंक्शंस भी पढ़ लिए कि सेल के अंदर की चीजें क्या क्या फंक्शन करती हैं। आज हमने इसका लास्ट कंपोनेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पढ़ लिया, बाकी हम सब पढ़ चुके थे ऑलरेडी, राइट। देन हमने सेल के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल भी पढ़ लिया।
ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन में हम टिश्यू स्टार्ट करेंगे। टिश्यू में हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, सारे हम इसके सब टाइप और हर एक चीज कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद हम सिस्टम्स पे आ जाएंगे। आपके सिलेबस में अप्रोक्स 6 to 10 जो है वो सिस्टम है, सब कुछ है। रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, मसल्स, मस्कुलर सिस्टम, सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, यूरिनरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हर चीज है। हम एक एक करके सिस्टम स्टार्ट करेंगे, है ना। पहले हम टिश्यू और पढ़ के अपना ये सेल और टिश्यू खत्म कर लें, देन हम एक एक करके ऑर्गन्स पे आएंगे, है ना। सबसे पहले हम ओसियस सिस्टम पढ़ेंगे, है ना, जिसमें हम लोगों के बोन्स वगैरह हैं, जो हम पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं, राइट। हमने थोड़ा सा बेसिक पढ़ा था ना। तो इसमें हम टाइप ऑफ जॉइंट्स, उनका डिसऑर्डर वगैरह हर एक चीज खत्म करेंगे। धीरे धीरे करके करेंगे। रिवीजन मस्ट है, रिवीजन जरूर करना, बिल्कुल भी रिवीजन छोड़ना नहीं है। एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। सो बाय बाय, मिलते हैं फिर से।